हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 से पीपल एज अ रिसोर्स और इसके अब तक हम 2 लेक्चर देख चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन को बेसिकली रिसोर्स कैसे कंसिडर किया जा सकता है, कैसे इसे ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर कुछ टॉपिक्स हमने देखे थे कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन कैसे असेट्स होती है ना कि लाइबिलिटी, इवन ह्यूमन कैपिटल का क्या इंपॉर्टेंस होता है, हमने ये सब देखा। इसके बाद में हमने ये देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होगा, कैसे होगा। इवन हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें देखी थी। इवन ये भी देखा था ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या अंतर है। ये लास्ट लेक्चर की बात है। हमने ये भी देखा था एक स्टेटमेंट कि जनरली विमेन आर नॉट पेड एज पर विथ जो मेल पर्सनैलिटीज़ हैं उनके कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो विमेन उतना पेमेंट उसको नहीं दिया जाता जितना मेल को दिया जाता है, ऐसा देखा जाता है अमूमन। हालांकि एक्चुअलिटी में आज के टाइम सिनेरियो के अंदर ऐसा नहीं है। आज का जो टॉपिक पढ़ने वाला है यहाँ पर वो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है एंड नो डाउट आप लोग कर लेंगे आसानी से, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। देखिए, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन भाई बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि ये जो पॉपुलेशन थी इस पॉपुलेशन की क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर एक कोई आम इंसान है, पहले लेक्चर को याद करो, इस आम इंसान के अंदर अगर हम स्किल्स को डाल देते हैं, अगर इसके अंदर हम एजुकेशन इंपार्ट करते हैं और इसको अच्छी हेल्थ केयर हम देते हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके काम करने का जो वर्किंग ऑर्डर है या काम करने का जो कैपेसिटी है, क्वालिटी जो है इसकी वो बढ़ जाती है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में यही चीज़ बताई गई है। अब अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो सोचने वाली बात है इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। हमें फ़ायदा कैसे होगा? 2 तरीके से। अगर यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, अगर इनका स्किल्स बढ़ रहा है, इनकी क्वालिटी बढ़ रही है अल्टीमेटली, सो इसका सीधा बेनिफिट होता है नेशन को, नेशन की ग्रोथ होती है। अब ये जो ग्रोथ होगी ये कैसे होती है? देखो, मैंने आपको बताया था कि ये पॉपुलेशन जिसको आपने स्किल्ड कर दिया, जिसको आपने कमाने लायक बना दिया, तो अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं अर्निंग करेंगे ना। अर्निंग करने के बाद में वो उसको खर्च भी करेंगे। खर्च करने के बाद जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। इन शॉर्ट, जीडीपी से नेशनल इनकम बढ़ेगी और ये जो नेशनल इनकम अगर कहीं बढ़ती है तो नेशन को क्या मिलता है? ग्रोथ। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो जीडीपी है अगर लगातार ये कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है तो जो 3 कैटेगरीज वर्ल्ड बैंक ने बनाई हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड, तो ऐसी कंडीशन में ये जो डेवलपिंग जीडीपी है कहीं ना कहीं उसको भी सपोर्ट देगी, हमारी रैंक भी बढ़ेगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे भी ऊपर फर्क पड़ेगा, जितने भी बॉडी मास इंडेक्स पे भी पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे पड़ेगा, हमारी जो रैंक होगी उस पर भी पड़ेगा। तो कई सारी चीज़ें हैं। अगर आपकी ये जो सिंपल कॉमन पॉपुलेशन है इसको आपने अच्छा बना दिया तो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया तो, सो it is just all about if you really want to make your population or you want to convert your population in working population। और ये जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है ये कहीं ना कहीं आपके नेशन को ग्रोथ देती है और कहीं ना कहीं खुद को भी बेनिफिट देने का काम करती है। बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सा था। ओके, सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में आप इनको स्किल्ड करो, इनको अच्छी एजुकेशन दो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दो, ट्रेनिंग दो, इसके थ्रू इनको आप स्किल्ड करने के बाद में अच्छे जॉब प्लेसमेंट्स मिलें और अल्टीमेटली अच्छी जॉब प्लेसमेंट्स के बाद में ये जो पॉपुलेशन है वर्किंग पॉपुलेशन हो जाएगी। और किसी भी देश के अंदर अगर वर्किंग पॉपुलेशन अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, तो नेशन को थ्रू सच सेगमेंट्स ग्रोथ मिलती है, डेवलपमेंट मिलता है। तो आसान है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बड़ा था नहीं इसके अंदर। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ फैक्टर्स। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको कहा अच्छी एजुकेशन, उसी को हमने बेस बनाया है, पहला टॉपिक उसी को लिया है हमने कि एजुकेशन को अच्छे से इम्पार्ट कर दिया जाए अगर, तो पॉपुलेशन को कैसे हम और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं।
या पॉपुलेशन को कैसे और आप उसकी क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हो, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इट। लेट्स सी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि एजुकेशन अगर होती है तो इसके एडवांटेजेस हमारे सामने क्या हैं। अब बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ने से हमें मिलेगा क्या, लेकिन आपकी बुक में है तो बताना पड़ेगा। पहले तो सिंपल सी चीज़ समझ जाओ आप कि अगर एजुकेशन आपको मिल रही है तो उसका बेनिफिट आपको फॉर श्योर मिलेगा। कई सारी चीज़ें होंगी जिसमें आपको बेनिफिट मिलता है। आपकी लाइफ स्टाइल बदलती है। सकल और विलास का एग्जाम्पल देखा था हमने। सकल वाले एग्जाम्पल में क्या था, सकल पुअर फैमिली से था, बट जैसे ही उसको एजुकेशन मिली उसने अपनी लाइफ को कैसे बदल दिया, इवन उसकी फैमिली की लाइफ को भी उसने कैसे बदल लिया। तो वही एग्जाम्पल्स इसमें भी है कि अच्छी एजुकेशन मिलती है तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। वैसे तो तुम जानते होंगे सारी चीज़ें, बट फिर भी कि एजुकेशन आपको हमेशा हेल्प करेगी आप अपने बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी गेन कर पाओ। इस तरह से आपके पास जो भी अवेलेबल चीज़ें होंगी, आप ये समझो अच्छी एजुकेशन से फॉर श्योर यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर। इफ़ यू आर एजुकेटेड, इफ़ यू आर स्किल्ड, देन फॉर श्योर यू कैन चेंज योर इकोनॉमिक्स पोजिशंस एंड सिचुएशंस। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, नेक्स्ट पॉइंट में भी ये बताया गया है कि एजुकेशन एंड स्किल्स क्या करती हैं, कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग को मल्टीप्लाई कर देती हैं। आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो डिमांड है उसको बढ़ा देती हैं। इफ़ यू आर अ गुड स्किल्ड पीपल और पर्सन, तो व्हाट यू विल हैव द गुड अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर इन सोसाइटी, इन मार्केट। यू विल गेट अ गुड और हैंडसम अमाउंट। जो भी आप जिसके बदले में भी काम करोगे तो आपको अच्छा खासा ही कुछ मिलेगा इफ़ यू आर अ एजुकेटेड एंड स्किल्ड पर्सनैलिटी। थर्ड पॉइंट में इसने कहा कि एजुकेशन के थ्रू आप ऐसे ऐसे सेगमेंट्स खोल सकते हो, हॉराइजन्स आपके सामने खुल जाएंगे, ऐसे ऐसी जगह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएगी जहाँ पर आपके नए एस्पिरेशंस, आपकी नई लाइफ के वैल्यूज़, कहीं ना कहीं आपके जो गोल्स हैं वो भी अचीव कर पाएँ आप। इस तरह का कुछ सिस्टम होगा। देखो इसने कहा है कि एजुकेशन आपके लिए नए नए हॉराइजन्स खोलेंगी, आपको नए एस्पिरेशंस प्रोवाइड करेंगी, नए वैल्यूज़ आपके अंदर डेवलप करेंगी और अपने आप को भी, लाइफ को भी कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट की ओर लेकर जाती हैं। एजुकेशन कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कंट्रीब्यूट करता है हमारी सोसाइटी की ग्रोथ में भी। ऑफ कोर्स जब आपकी ग्रोथ हो रही है तो आप ही से तो सोसाइटी बनी हुई है, तो उसको भी ग्रोथ मिलती है। और नेक्स्ट पॉइंट में कहा है इसने, एजुकेशन हमेशा इन्हेंस करता है नेशन की इनकम को। कैसे? मैंने आपको बताया कि एवरी इंडिविजुअल कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन देंगे जीडीपी में, और जीडीपी से कहीं ना कहीं नेशन की इनकम अफेक्ट होगी, और उस नेशन की अल्टीमेटली मैं कहूँ ना कि नेशन की इनकम अफेक्ट किससे हो रही है? पॉपुलेशन से हो रही है। तो अगर एजुकेटेड पर्सनैलिटीज जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, तो उससे इनडायरेक्ट मैनर में नेशन भी डेवलप होता है, उनका कल्चर भी डेवलप होता है, और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को आप ये मान सकते हो कहीं ना कहीं इंक्रीज करते हैं, वो नेशन की एफिशिएंसी। अच्छी सरकार, अच्छी गवर्नमेंट उनके लिए जो भी प्लानिंग कर रही है, जो भी पॉलिसीज़ बना रही है, वो सिर्फ तभी इम्प्लीमेंट कर सकती है जब उनको मौका दिखे। ऐसे बहुत सारे आईआईटी कॉलेज खोल दिए जाएँ, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए जाएँ, बट सोचो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो उसका फ़ायदा क्या? सो अगर इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रहा है, हमारी एफिशिएंसी हम शो कर रहे हैं गवर्नेंस को, तो फॉर श्योर गवर्नेंस भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को सपोर्ट करती है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट। ये लाइन अच्छे से समझनी है आपको, इसको अंडरलाइन ही कर लेते हैं अपन। Efficiency is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their right properly। थोड़ा अच्छे समझें कि लिटरेसी जो आपको मिली है, या लिटरेसी जो आप अभी गेन कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रही है, इस लिटरेसी को आप केवल राइट ना माने, ये आपका केवल राइट नहीं होती, ये हमारी ज़रूरत भी है, क्योंकि इससे जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने जो दूसरे राइट्स हैं उनको अच्छे से क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया कि लिटरेसी आपका केवल एक राइट नहीं है, ये ज़रूरत है हमारी, जिससे कि हम सभी जितने भी लोग हैं वो सभी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्हें मिले हुए राइट्स हैं, एटलीस्ट वो उनको तो यूज़ कर पाएँ। सोचो आप लिटरेट ही नहीं है। लिटरेट का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। 14 साल का कोई, 7 साल का कोई भी व्यक्ति जिसको लिखना पढ़ना आता हो, अपनी चाहे मदर टंग में ही आता हो, ये लिटरेसी मानी गई है हमारे यहाँ। तो अगर आपके पास में लिटरेसी है, आप पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, तो आपको अपने राइट्स पता होंगे। और ये केवल एक राइट नहीं है, लिटरेसी पढ़ना लिखना आपका केवल एक राइट नहीं है, इस राइट से जुड़े हुए दूसरे और भी सेगमेंट है, लाइक जो 6 फंडामेंटल राइट्स आप जानते हो। राइट टू एजुकेशन हो गया,
राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हो गया, और राइट टू चूज द रिलीजन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू चूज द रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इस तरह से आपके 6 फंडामेंटल राइट होते हैं। ये तब आपको पता चलता है जब आप अल्टीमेटली इन सभी के बारे में जानोगे। तो और कब जान पाओगे? जब आपके पास में अच्छी लिटरेसी, अच्छी एजुकेशन होगी। सो ये केवल आपका राइट नहीं है, इसकी ये ज़रूरत है हमारी, जस्ट बिकॉज इसी के कारण हमारे दूसरे राइट्स को भी जान पाते हैं, समझ पाते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा, छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था। चलिए आगे देखिए। गवर्नमेंट ने अपने लिटरेसी लेवल को बढ़ाने के लिए कई सारे स्टेप्स निकाले हैं, कई सारे स्टेप्स उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। क्या क्या वो चीज़ें हैं, लेट्स सी। ओके, वन बाय वन देख रहे हैं कुछ अपन। यहाँ देखिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने रिसेंट ईयर्स में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लिए हैं। हम उनको वन बाय वन देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है, स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसके थ्रू हमारे यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लेवल का कोर्स चलता था। सरकार ने क्या किया, अपकमिंग ईयर्स में हर जगह पर एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया, यूनिफॉर्म एक एजुकेशन सिस्टम का अडॉप्टेशन किया। पहले तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते थे, चाहे मेडिकल का हो चाहे किसी और का हो, तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता था। अब यहाँ ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने हर एक एजुकेशन के लिए, हर एक सेगमेंट के लिए, हर एक स्ट्रीम के लिए कोशिश किया कि हर जगह पर एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रमोट करने की कोशिश की है यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब हर एक पूरे इंडिया के अंदर एक सिंपल सा, एक इक्वल सा सिस्टम जहाँ पे एजुकेशन सब जगह बराबर सी हो। ऐसा कोई स्टेट ना हो जहाँ का एजुकेशन क्राइटेरिया या एजुकेशन का जो लेवल हो काफ़ी कम हो या किसी का ज़्यादा ना हो। सबका इक्वलाइजेशन, साथ ही साथ हर एक उस तबके को, हर एक उस ग्रुप को, हर एक गाँव को, कस्बे को जोड़ने की कोशिश की है एजुकेशन सेक्टर से सरकार के स्टेप्स के थ्रू। हर एक छोटे छोटे गाँव में भी स्कूल ओपन किया गया है। ऐसे ही वो सारे स्टेप्स हैं। तो आप कह सकते हो इसी को कहा गया यूनिवर्सलाइजेशन, कि हर जगह पर उसने हर जगह पर एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश की। सेकंड है, नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। नवोदय विद्यालय हैव बीन सेट अप इन ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। नवोदय विद्यालय के अंदर होता क्या है, बहुत सारे लोग उसमें पार्ट भी होंगे। एक तरीके का गवर्नमेंट स्कूल होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेप्स होते हैं, जो सिचुएशंस होती है वो बहुत अलग होती है। जैसे एक वेल एस्टेब्लिश्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है, सेम टू सेम मतलब वैसा ही ये काम करता है नवोदय विद्यालय भी। जैसे आप जानते होंगे ना, अगर हम सरकारी स्कूल का एक इमेजिनेशन करते हैं तो हमें लगता है वही टूटी फूटी दीवारें होगी, कोई टेबल्स बेंचेस नहीं होगी, साफ़ सुथरी दरियों पर बैठाते होंगे। ऐसा नहीं है। ये जो नवोदय विद्यालय हैं, ये एक नया स्ट्रैटेजी है, नया तरीका है। बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे बड़े से बड़े अच्छे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, ये भी सेम वैसे ही हैं। यहाँ पे उसी लेवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है और बहुत ही नॉमिनल, और आप कह सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू equip large number of high schools student to occupation related to knowledge and skills। यहाँ पर क्या हुआ है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी गई है। आप इसको ऐसे समझो, एजुकेशन आपको मिल गई है, अच्छी बात है। कुछ एजुकेशन मिलने के बाद में भी कईयों को ऐसा होता है जॉब नहीं मिल पाती। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, वोकेशनल स्ट्रीम से स्टार्ट की, अलग अलग कोर्स से रिलेटेड, अलग अलग सेगमेंट से रिलेटेड कुछ स्ट्रीम से स्टार्ट की। और इन स्ट्रीम्स को इसलिए डेवलप किया गया जस्ट के स्टूडेंट्स को ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नॉलेज और उनको स्किल्स दे सकें। आपने सुना होगा ITI कॉलेजेस, ठीक है, ITI कॉलेजेस जिसमें छोटा मोटा आपको स्किल्स सिखाया जाता है। मे बी वो इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, कारपेंटर हो सकता है, या और भी ऐसे जितने भी ऑक्यूपेशंस होते हैं, उन सब की जो ट्रेनिंग होती है, नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, वो दी जाती है स्टूडेंट्स को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस तरह की वोकेशनल स्ट्रीम्स को भी बच्चों को सिखाना शुरू किया है। ठीक है, एक और ये तो बहुत ही फेमस है, कई बार पूछा जाता है कि सरकार ने क्या किया है। सरकार ने 2010 एक एम लेके चला और उन्होंने कहा सर्व शिक्षा अभियान हम लॉन्च करेंगे। एक प्रोग्राम था जो लॉन्च हुआ। इसका एम था कि हर जगह पर हर एक बच्चे को जिनका एज ग्रुप 6 साल से 14 साल के बीच में है, 2010 के अंदर दे वांटेड कि इन सबको एलिमेंट्री एजुकेशन तो एटलीस्ट मिले। सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षित किया जाए, इस तरह का एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था। एंड इसका मेन इंटेंशन था 6 to 14 ईयर के बीच में जो बच्चे हैं एटलीस्ट उनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए एलिमेंट्री तक। ठीक है, तो ये इनका मेन मकसद था और वो हुआ भी। बहुत जगह पर
आज भी ऐसी कंडीशन है कि बहुत फ़ायदा मिला है इन सब से। गवर्नमेंट स्कूलों में आप जाओगे तो आपको छोटी क्लासेस तक तो पैसा देना ही नहीं पड़ता। इवन बुक्स जो होती है, यूनिफॉर्म जो होती है, वो सब फ्री होती है। इवन मिड डे मील एंड जो मिल्क एक प्रोग्राम चलाया गया था वो भी इन सब के अंदर ही आता है, इसीलिए आता है। तो सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट के थ्रू चलाया गया एक ऐसा पॉलिसी था, एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके अंदर 6 to 14 ईयर के जो बच्चे थे उन लोगों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी एलिमेंट्री तक। हालांकि आगे भी अगर आप उसके पढ़ते हो तो भी आपको चार्जेस नहीं देने होते हैं। आगे बहुत सारे ब्रिज कोर्सेज चलाए गए। कई बार क्या होता है, एलिमेंट्री तक आपने पढ़नी है बट उसके आगे आप नहीं जा पा रहे हो, तो ब्रिज कोर्सेज का मतलब आपने एक स्कूल जहाँ पे जो हाईएस्ट उसकी क्लास है उसको पढ़ने के बाद नाउ यू नीड टू मूव ऑन टू द अनदर स्कूल। तो यहाँ पर ऐसे ही ब्रिज कोर्सेज चलाए गए, बैक टू स्कूल कैंप चलाए गए और ऐसे इनिशिएट किया गया इन सब चीज़ों को कि आप जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके बाद भी लोग पढ़ें। ठीक है, अब समझो, पहले तो ये समझो, यहाँ पर इसने कहा ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स। ब्रिज कोर्सेज आपस में जोड़ना एंड बैक टू स्कूल, जिन बच्चों ने जो स्कूल ड्रॉप आउट्स थे, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया किसी कारण से, उनको वापस से स्कूल की तरफ अट्रैक्ट करना। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स एटलीस्ट जिनको इतनी नॉलेज तो दी जाए कि वो एलिमेंट्री तक जो नॉलेज होती है वो गेन कर पाएँ। सर्व शिक्षा अभियान का मेन मकसद था यही कि एटलीस्ट एलिमेंट्री और एलिमेंट्री के बाद में दूसरे, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, एलिमेंट्री के बाद में दूसरे स्टेप्स पे वो जा सके, तो इतनी तो नॉलेज आपके पास में हो। तो इन लोगों को वापस से कलेक्ट करना है जो स्कूल ड्रॉप आउट्स थे। सो यहाँ पर उन्होंने कहा बहुत सारे बैक टू स्कूल कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ पे इनिशिएट किया गया कि उन लोगों को वापस से अपने साथ में जोड़ा जाए जिन्होंने एजुकेशन को बीच में ही छोड़ दिया। ठीक है, और एटलीस्ट उनको कितनी एजुकेशन दी जाए, एलिमेंट्री तक तो वो एटलीस्ट पढ़े, एनरोल किया जाए उनको। नेक्स्ट है कि मिड डे मील जैसी स्कीम्स भी चलाई गई है। अभी मैंने आपको बताया कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको दिन में काम पे जाना होता है 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए। तो ऐसे में सरकार ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम इनको खाने की जो प्रॉब्लम है इनकी वो सॉर्ट आउट कर दें। और इवन ऐसा आज तक चल रहा है कि जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी में दोपहर का जो खाना होता है वो बच्चों के लिए फ्री होता है और गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करती है, फंडिंग होती है उसकी, और इस स्कीम को कहा गया है मिड डे मील। ओके, तो ये स्कीम चलाई गई थी, इम्प्लीमेंट किया गया था और एनकरेज किया गया था कि बच्चों का एटलीस्ट खाने के लिए ही हो, चाहे वो बच्चे पढ़ने ना आए लेकिन खाने के लिए चाहे स्कूल आए, लेकिन स्कूल वो आना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर ये एम था, बहुत ही अच्छा एम है कि हालांकि छोटा बच्चा होता है उसको नहीं समझ में आता इतना, तो अगर वो केवल खाने के लालच में आ जाए स्कूल, तो जब वो आएगा तो हम उसको पढ़ा सकें। ऐसे इनिशिएटिव के साथ में मिड डे मील स्कीम को शुरू किया गया था। और हाँ, नो डाउट इसका एक एम ये भी था कि न्यूट्रिशन जो लेवल है बच्चों के अंदर उसको भी थोड़ा ये इम्प्रूव कर सकेंगे अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करके। तो नो डाउट गवर्नमेंट की स्कीम बहुत अच्छी थी, दे हैव गिवन देयर बेस्ट। तो क्या क्या हुआ है एक बार वापस से देखते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए जिससे कि वो यूनिवर्सलाइजेशन कर सकें एजुकेशन में। नवोदय विद्यालय खोले गए, वोकेशनल स्ट्रीम कैंप्स लगाए गए, और आप कह सकते हो नंबर ऑफ हाई स्कूल्स ओपन किए गए और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स उन्हें दी गई इस तरह के कैंप्स में। सर्व शिक्षा अभियान जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, ब्रिज कोर्सेज बनाए गए, बैक टू स्कूल जैसे कैंप चलाए गए, एंड मिड डे मील या मिल्क जो स्कीम है, मिल्क स्कीम भी है इसके साथ में, मिल्क स्कीम में क्या होता है, मिल्क स्कीम में बच्चों को दूध भी दिया जाता है, खाने के साथ में कैल्शियम की कमी ना हो तो दूध भी उनको दिया जाता है। तो इस तरह की स्कीम्स दी गई है, चलाई गई है, जिससे कि वो एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और लोगों को एजुकेशन के लिए थोड़ा अवेयर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स हैव अ लुक नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। सो नेक्स्ट है बेटा अपना, क्या वो 4 प्रिक्युलरिटीज हैं लिटरेसी की इंडिया में। प्रिक्युलरिटीज का मतलब होता है एक तरीके का स्पेसिफिकेशन, खासियत कह सकते हो आप। ठीक है, सो इसने कहा कि इंडिया के अंदर ये 4 ऐसी कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है लिटरेसी को लेकर के। देखिए, द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18 to 74। सबसे बड़ी बात है इंडिया के लिए, थोड़ा अच्छे से समझना कि जब हमें फ्रीडम मिली थी ना, तो फ्रीडम के दौरान कंडीशन क्या थी, हम लोग सिर्फ 17% के आसपास हम लिटरेट थे। 1951 के अंदर जब हमने इस चीज़ को देखा इलेक्शन के ठीक पहले, तो हमें पता चला कि 18% जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन थी वो लिटरेट थी, है ना। लिटरेट मतलब 7 ईयर्स से ज़्यादा, एंड जो जानते हो लिखना पढ़ना अपने रीजनल लैंग्वेज में। बट धीरे धीरे बहुत ही एक लंबा टाइम हमने बिताया और आज जो कंडीशन है 2011 के
हिसाब से 74% पॉपुलेशन देश की जो है वो पढ़ी लिखी है। सबसे ज़्यादा तुम जानती हो केरला की है। तो 74% पॉपुलेशन, 18 टू 74 का जो टाइम था वो बहुत लंबा था, लेकिन हाँ एक गैप बहुत बड़ा था। अब देखो ना, देश के अंदर पॉपुलेशन इसके हिसाब से तो 121 करोड़ है। 2011 के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ थी। तो 121 को अगर आप देखते हो तो 74% एक बहुत बड़ा सम होता है। ओके, सो ऐसे में हमने बहुत बड़ा ग्रोथ किया है। आगे देखिए और क्या है, क्या स्पेसिफिकेशन है। बहुत बड़ा डिफरेंस हम नोटिस कर सकते हैं अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। लिटरेसी अमंग द मेल इज नियरली 16.6% हायर देन द फीमेल. It is about 16.1% in urban areas as compared to the rural area. देखिए यहाँ पर ये समझिए कि हमारे इंडिया के अंदर जो रूरल एंड अर्बन एरियाज के अंदर क्लासिफिकेशन अगर किया जाए और मेल एंड फीमेल का लिटरेसी रेट देखा जाए, तो यहाँ कंडीशन ये है कि जो मेल पर्सनैलिटीज़ हैं वो दोनों ही जगह पर ज़्यादा पढ़े लिखे मिलते हैं। तो देखो इसने कहा कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस नोटिस किया जा सकता है पॉपुलेशन के अंदर लिटरेसी को लेकर के। लिटरेसी में मेल लगभग 16.6% ज़्यादा है फीमेल से अर्बन एरियाज में, और साथ ही साथ यहाँ पर इट इज़ अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर से अगर रूरल और अर्बन एरिया को कंपेयर करते हैं तो अर्बन एरियाज में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं 16.1%। ठीक है, यहाँ ये समझो। मेल फीमेल की बात करते हैं तो दोनों के अंदर 16.6% मेल ज़्यादा पढ़े लिखे हैं फीमेल से, और अगर अर्बन एरिया और रूरल एरिया को कंपेयर करते हैं तो रूरल एरिया पीछे है 16.1% से अर्बन एरियाज के। मतलब 16%, लगभग 16% जो अर्बन एरिया के अंदर रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा लिटरेट हैं इंस्टेड ऑफ रूरल एरियाज। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो लिटरेसी रेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 94%, जहाँ पे केरला, कई जगह तो लिटरेसी रेट ऐसी है स्टेट टू स्टेट जो बहुत ज़्यादा है। जैसे केरला के अंदर 94% है, ये 2011 की बात है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सबसे कम है, तो 62% बिहार के अंदर है लिटरेसी रेट। तो केरला सबसे ज़्यादा हाईली लिटरेटेड लोग वहाँ रहते हैं, और बिहार के अंदर थोड़ा कम है अगर देखा जाए तो कंपैरिजन में। हालांकि जो डेटाज हैं अभी के लेटेस्ट डेटा है उसमें केरला 100% लिटरेसी रखता है। 2001 के हिसाब से अगर अपन देखते हैं जनगणना के हिसाब से, तो जो भी पर्सन, इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई, ये है आपकी लिटरेसी की डेफिनेशन। तो ए पर्सन जिसकी एज 7 साल या उससे ज़्यादा है और जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है किसी भी भाषा को, उसकी चाहे रीजनल लैंग्वेज हो चाहे उसकी मदर टंग हो, उस अगर भाषा को वो लिख सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है, तो उसको लिटरेट माना गया है। ठीक है, देखो लिटरेसी का कितना सिंपल सा डेफिनेशन है, और सोचो उसके बावजूद भी इतनी सी बात है कि अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में आप लिखना पढ़ना समझ जानते हो सारी चीज़ें, तब भी हम केवल 18% ही लिटरेट थे इन 1951। तो सोचो कितने पीछे थे और आज हम किस लेवल पे खड़े हैं। आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, हमें कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना था 11th 5 ईयर प्लान में। आपको पता होगा 1951 में प्लान्स आना शुरू हुए, एंड उस टाइम पर अलग अलग प्लान्स चले। 5-5 साल के लिए ग्रुप बनाया गया प्लान्स का। 5 साल के अंदर क्या क्या चीज़ें अचीव करेंगे इस टारगेट को दिमाग में रखते हुए 5 ईयर प्लान्स बनाए गए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान मैंने आपको बता दिया, इट वॉज स्टार्टेड इन 1951, एंड यहाँ पर 11th 5 ईयर प्लान था 2011 के आसपास। उस टाइम पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने क्या क्या चीज़ें एड ऑन की थी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 5th 5 ईयर प्लान में, 11th 5 ईयर प्लान में, सॉरी, वो चीज़ें हम देख रहे हैं कि 11th 5 ईयर प्लान में क्या क्या चीज़ें एड ऑन हुई है। लेट्स हैव अ लुक ओवर द फर्स्ट वन, विच इज कि फर्स्ट 11th 5 ईयर प्लान में, बार बार मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, यहाँ इन्होंने ये कहा कि जो भी बच्चे 18 टू 23 एज ग्रुप के हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करना है, उनको एड ऑन करना है, लेकर आना है। देखिए इसने कहा द 11th 5 ईयर प्लान हमेशा इस बात के ऊपर फोकस कर रहा था कि हायर एजुकेशन के लिए एनरोलमेंट होना चाहिए 18 टू 23 ईयर्स के जो बच्चे हैं, इसका जो एज ग्रुप है वो अब 15% हमें करना है इस ईयर तक, एंड 21% करना है 12th 5 ईयर प्लान में। आप इसको ऐसे समझो,
जो 11th 5 ईयर प्लान था ना, वो तो था बेसिकली 2007 से 12 के आसपास, और जो 12th वाला था वो था 12 से 17 के आसपास, ठीक है। तो ऐसे में इसने कहा कि जो भी 18 से 23 एज ईयर के बच्चे हैं उनको 2011-12 तक, शुरुआत में कह दिया ना, ये तो शुरुआत मतलब 2007 में ही कह दिया, तो ऐसे में 18 से 23 वाले एज ग्रुप के बच्चों को 2011-12 तक तो हमें 15% तक और इंक्रीज करना है इनका एनरोलमेंट, और जब जैसे ही 12th 5 ईयर प्लान चलेगा तो इसको हम 15% से बढ़ा के 21% कर देंगे, ऐसा इन्होंने इनिशिएटिव लिया, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इन्होंने क्या किया है, 11th 5 ईयर प्लान के अंदर इनिशिएटिव लिया कि 23 मतलब 18 ईयर से 23 ईयर्स तक के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट बढ़ा दिया जाएगा हायर एजुकेशन के अंदर टिल 2011 एंड 12। और जैसे ही 12th 5 ईयर प्लान शुरू हो जाएगा, मतलब 2012 के जस्ट बाद से यहां पर इनका जो एनरोलमेंट है वो अब 21% हम कर देंगे, ऐसा इनका इनिशिएटिव था, ठीक है। और देखिए क्या स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो करी, इन्होंने फोकस किया कि आप हर एक बच्चा एक्सेस कर पाए अच्छी क्वालिटी, अडॉप्ट कर पाए स्टेट टू स्टेट स्पेसिफिक कैरिकुलम मॉडिफिकेशंस, साथ में वोकेशनलाइजेशन, नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी को, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को फोकस किया गया जिसके थ्रू आप इंक्रीज कर सको, एक्सेस कर सको, अच्छी क्वालिटी अडॉप्ट कर सको, गेन कर सको, स्टेट टू स्टेट जो भी कैरिकुलम मॉडिफिकेशंस होते हैं वो गेन कर सको, वोकेशनलाइजेशन मतलब वही ट्रेनिंग्स वगैरह, स्किल डेवलपमेंट, एंड वर्किंग नेटवर्किंग ऑन द यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड ऑल सच थिंग्स, ठीक है। समझ में आ गया कि आप आईटी सेक्टर हो चाहे कोई दूसरा सेक्टर हो, उसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को इन्होंने एड ऑन किया, या इन सब के थ्रू ये कोशिश की गई कि बच्चों के पास में सारी चीज़ें अवेलेबल हो। कई बच्चे ऐसे हैं जो ऐसी जगह पर है जहाँ पे वो हायर एजुकेशन गेन नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट के काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे जिसके थ्रू उन लोगों को प्रमोट किया गया कि अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी अगर अवेलेबिलिटी है ऐसे किसी रिसोर्स की तो दे कैन अचीव, और वो कुछ ऐसा गेन कर लें, ठीक है। होपफुली सेकंड वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, जैसे भी मैंने बोला तुम्हें कि कई जगह पर ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं है कुछ रिसोर्स, सेटअप नहीं कर सकते हो कुछ, तो आईटी की मदद से उनको ट्रेनिंग दी जाए, ऐसा समझ लो, सिंपल रहेगा थोड़ा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज जो भी आईटी सेक्टर है उसकी हेल्प ली जाए और उन लोगों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, वो एक्सेस कर सकें इस तरह की चीज़, इस पे फोकस किया गया था। हमने ये देखा 11th 5 ईयर प्लान में कि उनको आईटी सेक्टर की हेल्प से पढ़ाया जा सके, ठीक है। आगे देखिए, द प्लान्स ऑल्सो फोकस्ड ऑन डिस्टेंट एजुकेशन, convergence of formal and non-formal distance and IT educational institutions। अब क्या हुआ भाई, दिक्कत ये होती है कि कंडीशन मैंने अभी बताया आपको, बहुत अलग अलग जगह से लोग पढ़ने आते हैं कुछ सेंटर्स पे, कुछ अलग अलग स्टेट्स में आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स दैट, और क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को एजुकेशन अच्छी मिल जाती है, फैसिलिटीज़ मिल जाती है, तो गवर्नमेंट का ये प्लान था कि नाउ दे विल इनिशिएट और फोकस करेंगे डिस्टेंट एजुकेशन, ठीक है। और वो कोशिश करें कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिस्टेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, आईटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी वो सेटअप कर सकें, इनका ये मकसद था। इसको अगर स्पेसिफिकली आप ऐसे समझते हो, ट्राई करने की कोशिश करो, अगर हिंदी में इसको समझो तो आप, कि जो जैसे इमेजिन कीजिए ये प्लेस और ये प्लेस काफ़ी दूर है, प्लेस ए एंड प्लेस बी के बीच में बहुत दूरी है, डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस के अंदर लोग यहाँ से मूव करेंगे पढ़ने के लिए दिस प्लेस, ओके। सो ऐसे में ऐसी कोई इंस्टीट्यूशंस हैं जो काफ़ी दूर हैं लोगों के अप्रोच से, तो इनको फोकस किया जाए कि एटलीस्ट आप चाहे फॉर्मल मैनर में यहाँ से एजुकेशन गेन कर सकें या नॉन फॉर्मल मैनर में, इनफॉर्मल मैनर में कह सकते हो, तो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, आपको वो एजुकेशन मिल सके, साथ ही साथ आईटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ओपन किए जाएं, और ठीक है, बहुत सारे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड अलग अलग इसमें ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसके इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा ओपन किए जाएँ, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, हालांकि हमारे यहाँ लिमिटेड सीट होती है, लगभग 5,500 के आसपास है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन ओपन किए जाएँ सो दैट दे कैन अचीव जो भी इनको हायर एजुकेशन गेन करनी है वो कर सकें, ठीक है। तो गवर्नमेंट का फोकस था कि इन लोगों के थ्रू कहीं ना कहीं लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़े। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स अगर हम बात करें, जैसे इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद से आज तक
हमने लगातार नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या स्पेसिफिकली स्कूल्स की बात करें तो उनके नंबर ऑफ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बढ़े हैं। गवर्नमेंट ने फोकस किया 50 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। ज़्यादा इंस्टीट्यूट होंगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी दे अचीव और गिव एजुकेशन मोर एंड मोर। तो ऐसे में यहाँ पर इन्होंने कहा कि आपने देखा है बहुत लगातार ग्रोथ हो रही है। आज तो हर 2-3 गलियों के अंदर एक स्कूल मिल ही जाएगा। कई सारे इंस्टीट्यूट ओपन किए गए हैं जिससे कि जो लर्निंग स्किल्स हैं वो क्या हो कर रहे हैं, डेवलप हो सके ज़्यादा। कई सारे ऐसे जोन भी तो हैं, जैसे आप कोटा की बात करो राजस्थान के अंदर, तो वो एक एजुकेशन जोन बन चुका है। तो ये इन्हीं सब चीज़ों के कारण है। सो फिफ्थ पॉइंट कहता है कि द प्लान outlay on education has increased in rupees 151 करोड़ in the first 5-year plan से लेकर के अब वो बढ़ गया है 3,766.90 करोड़ इन 11th 5-year plan। आप समझो एजुकेशन पे सरकार कितना खर्च करेगी, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए सरकार कितना पैसा खर्च करेगी। तो पहले 5-year प्लान में जो सोचा था वो था 151 करोड़ रुपीस उसने खर्च किए थे उस टाइम पर। ऐसा अज्यूम किया था कि हमारा जो खर्चा होगा एजुकेशन को प्रमोट करने में दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 151 करोड़। बट जैसे जैसे 11th 5-year प्लान तक हम बढ़े तो हमने समझा कि एजुकेशन का बहुत बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसके ऊपर हो रहे खर्चे को मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो गया, लगभग 3,766.90 करोड़। सोचो कितना बड़ा अमाउंट ये सरकार इसमें एक तरीके से इन्वॉल्व कर रही है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल सकें। गॉट इट। एमसीक्यू के हिसाब से आपको ये याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो ये 11th 5-year प्लान का था। जो भी एक्सपेंडिचर किए जा रहे थे एजुकेशन पे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी rose from 0.64% in 51-52 and that has approached on 3.3% in 13-14। इसने कहा कि एजुकेशन पे जो भी खर्चा हो रहा था उससे जो भी प्रोडक्टिविटी, हमने पढ़ा था ना कि गुड्स एंड सर्विस कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की जाए उसका फाइनल वैल्यू, तो जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर यहाँ पर हो रहे हैं, उसका 1951-52 में जो जीडीपी में पार्टिसिपेशन था वो अप्रॉक्सीमेटली 1% से भी आधा % के आसपास था। मतलब जीडीपी में सर्विस सेक्टर और वो भी स्पेसिफिकली एजुकेशन से रिलेटेड जो सर्विस सेक्टर था उसका पार्टिसिपेशन अप्रॉक्स आधा % के आसपास था। लेकिन अगर हम बात करें 2013-14 की तो पूरी जीडीपी का लगभग 3.3% जो पार्टिसिपेशन है वो एजुकेशन सेक्टर का है। आप सोचो देश की पूरी जीडीपी जो है उसके अंदर लगभग 3.5% का पार्टिसिपेशन केवल एजुकेशन इंडस्ट्री का है। सो इतना बड़ा पार्टिसिपेशन, 3% आपको लग रहा होगा सर 3% ही तो है, ये 3% ही नहीं है, ये 3% है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे समझो आप कि 11th 5-year प्लान जो बनाया गया बेटा जी उसके अंदर जीडीपी में भी देखा गया कि बहुत बड़ा इनका एक रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। एंड गवर्नमेंट ने इस बात को समझ लिया है कि इफ़ दे विल वर्क ओवर द एजुकेशन एंड स्किल्स फॉर श्योर देश के अंदर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। तो सच स्टेप्स द गवर्नमेंट हैज टेकन। Approximately we have seen the 5 different steps which was adopted in 11th 5-year plan and we have also seen कि गवर्नमेंट ने कैसे लिटरेसी को बढ़ाने के लिए और उसके क्या स्पेसिफिकेशंस थे, लिटरेसी को बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स दे हैव टेकन। एंड हमने शुरुआत करी थी कि एजुकेशन का एडवांटेजेस क्या होता है। ये तो केवल एक पॉइंट हमने देखा है एजुकेशन। इसके बाद में और दूसरे वो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे जिनके थ्रू क्या हो सकता है, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वी कैन इंक्रीज। ठीक है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है उसको हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। उसके अंदर से पहला स्टेप हमने पढ़ा है आज एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी जो एजुकेशन तुम ले रहे हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही वेस्ट मत जाने दो, इतना इंपॉर्टेंस है इसका। और सरकार भी इतना सोच रही है तुम लोगों के लिए, थोड़ा सा और ज़्यादा इनिशिएट करो इसको। चलो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स की, कुछ और दूसरे फैक्टर्स की। सी यू टिल देन।